हाँ, तो मेरे 3 मार्च क्लास 12 बायोलॉजी वाले छात्रों और छात्राओं, लूट लो भैया मौका है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी के टॉप 6 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो 3 मार्च को आपके बायोलॉजी का पेपर है और मैंने बायोलॉजी के पूरे बुक को, पूरे पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया। तो मुझे 6 ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। तो आज मैं आपको 6 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप खुद ही देख लो। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है भैया, 2023 में आ चुका है। दूसरा वाला क्वेश्चन 3 नंबर में डायरेक्टली आता है, देख लो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 में आ चुका है। तो 25 में पूरे के पूरे चांसेस है ये आएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 4 से है, कई बार आ चुका है तो आएंगे ही आएंगे। चौथा क्वेश्चन भी आपका बहुत स्पेशल है। पांचवा क्वेश्चन तो 3 नंबर में हर साल आता है, 2023 तक आया है, 24 में नहीं आया तो 25 में आएगा। मतलब जो गैपिंग वाले क्वेश्चंस है ना, उनको मैं लेकर आया हूं। मतलब यही ट्रिक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग पढ़ के जाओगे ना, तभी आप पूरे के पूरे नंबर लाओगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने ढूंढा है कि इतनी बार आ चुके हैं, एक साल गैप है तो इस बार आएगा। ये वाला क्वेश्चन तो भैया इसका कोई जवाब ही नहीं है, डीएनए और आरएनए में अंतर। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया। तो एक एक करके इन सारे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और ऐसे ही मैं आपको पूरी बायोलॉजी फिनिश करा दूंगा। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना। मैं ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन का नाम हम यहां पे पढ़ेंगे, देखो क्या है। उल्व वेधन क्या है? इसको इंग्लिश में हम लोग एमनियोसिंथेसिस बोलते हैं। ये क्या है? उल्व वेधन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या ये आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। यह डायरेक्टली भी पूछा जाता है, उल्व वेधन पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको लिखना होगा। ध्यान से समझना, 3 मार्च को जाकर छाप देना भैया। बायोलॉजी में हमारा टारगेट है 70 में 65 प्लस का, और हर एक स्टूडेंट को मैं दिलाकर रहूंगा, बस साथ बने रहो। एनसीईआरटी का 2023 उल्व विभेदन क्या है? या क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि उल्व विभेदन एक घातक लिंग निर्धारण जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, बैन है। क्या ये आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करो। ये जो है उल्व विभेदन के द्वारा हम लिंग निर्धारण कर सकते हैं, लिंग की जांच करा सकते हैं कि जो संतान पैदा होने वाली है वो मेल है या फीमेल है, मतलब वो लड़का है या लड़की है। उल विभेदन के द्वारा, एमनियोसिंथेसिस के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। अब चूंकि आज के समाज में क्या होता है कि अगर लड़की होती है तो उसको उसको एबॉर्शन करा देते हैं या सफाई करवा देते हैं, और लड़का होता है तो उसको भैया पैदा होने देते हैं। तो इसी कारण से इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि आज हमारे समाज में पुत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, पुत्रियों को कम, लड़कियों को, इसीलिए इसको बैन किया गया। तो देखो, उल विभेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ भाग सीरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। मतलब उल विभेदन यानी कि एमनियोसिंथेसिस में होता क्या है, जो माता है जिसके कोख में बच्चा पल रहा है, उनके गर्भ में से एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ भाग सीरिंज के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अब जब निकाला जाता है तो उसी की जांच होती है। अभी देखो, इस द्रव में फीड्स की कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब एमनियोटिक द्रव में फीड्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। मतलब इसी एमनियोटिक द्रव में जिसको निकाला जाता है उसमें फीड्स की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसी फीड्स की कोशिकाओं के गुणसूत्रों का विश्लेषण करके जो भ्रूण है उसकी लिंग जांच, यानी कि वो मेल है या फीमेल है, आनुवांशिक संरचना, किस प्रकार की उसकी संरचना है, आनुवांशिक विकार, अगर कोई जेनेटिक डिजीज है, डिसऑर्डर है, कोई रोग है या उपापचयी विकार है तो उसका पता लगाया जा सकता है। बाय द वे, उल विभेदन को इसलिए लाया गया था ताकि उल विभेदन के द्वारा बच्चों में कोई, जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें कोई रोग तो नहीं है, कोई आनुवांशिक रोग तो नहीं है, कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है, उसका पता लगाना था। इसका मेन उद्देश्य उसका पता लगाना था। लेकिन पहले क्या होता था, लड़का हो या लड़की हो सबको समानता के भाव से देखा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ,
लड़कों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो इसीलिए उल विभेदन के द्वारा लिंग जांच करवाकर लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए इसको बैन किया गया है। ठीक है। अगर इसके द्वारा आनुवंशिक विकार का पता लगाते, किसी रोग का पता लगाते तो फायदे में रहते, लेकिन इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है। मतलब उल विभेदन का जो मेन उद्देश्य है कि जो संतान उत्पन्न होने वाली है वो उसमें विकलांगता तो नहीं है या कोई विकार तो नहीं है, उसका पता लगाना है, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। अगर मान लो कोई आनुवंशिक विकार है या विकलांग है तो माता उसका गर्भपात करवा दे। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। लेकिन आज क्या किया जा रहा है, इस तकनीक का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तकनीक के द्वारा भ्रूण लिंग की जांच की जा रही है और मादा भ्रूण हत्या की जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बैन किया गया है। ठीक है, इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। हमारे देश का लिंगानुपात जो है वो असंतुलित होता जा रहा है। देखो जो जो क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूं 3 नंबर 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। मतलब हमारे देश का जो लिंगानुपात है वो धीरे धीरे असंतुलित होता जा रहा है। लड़के ज्यादा हो रहे हैं, लड़कियां कम हो रही है, क्योंकि लड़कियों को लोग पैदा करना ही नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी कमी है, उनको नहीं पता है कि जो उनकी माँ है वो भी एक लड़की है। अगर उनकी माँ ना होती तो बच्चों को कैसे जन्म देती। सबको लड़की सबको चाहिए, मतलब वाइफ सबको चाहिए, लेकिन लड़की किसी को नहीं चाहिए। ये गलत है मेरे भाई। जब आपकी लड़की होगी वो भी किसी की वाइफ बनेगी, आपकी वाइफ किसी की लड़की है। ठीक है, तो लड़की सबको चाहिए, वाइफ वाइफ सबको चाहिए, लड़की क्यों नहीं चाहिए? गर्लफ्रेंड सबको चाहिए और लड़की नहीं चाहिए, ये गलत है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात करा दिया जाता है, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब जो भ्रूण है वो अगर नॉर्मल भी है तो भी उसकी अगर तो भी गर्भपात करा दिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है। अतः उल विभेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। और उल विभेदन पर इसीलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि ये जो है कानूनी प्रतिबंध ये बच्चे की एक हत्या के बराबर है। अगर कोई लड़की है, किसी को पता चल जाता है लड़की पैदा होगी, भाई उसकी अगर अबॉर्शन करा देते हैं तो भैया ये भ्रूण हत्या के बराबर है, ये समझ जाना। तो यही उल विभेदन की प्रक्रिया होती है। उल विभेदन में क्या होता है, माता के गर्भ से एमनियोटिक द्रव को निकाल लिया जाता है और उसमें जो फीड्स की कोशिकाएं होती हैं उसके गुणसूत्रों का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जात, आनुवंशिक विकार, आनुवंशिक उपापचयी विकार का पता लगाया जाता है। लेकिन इसका दुरुपयोग जब से होने लगा भाई, तो इसको बंद करना या बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये समझ गए होंगे। टिप्पणी मैंने आपको स्लोली स्लोली समझा दिया, तो आई होप कि आपको इसके बारे में बिल्कुल पता चल चुका होगा। 3 नंबर आप कंप्लीट कर चुके हैं, बधाई हो। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ऐसे करके हम 6 क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? भैया जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? ये जनन स्वास्थ्य चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 3 का। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हमारे चैप्टर 3 के क्वेश्चंस हैं। आप खुद ही देख लो कितनी बार एग्जाम में आए हैं। 3 नंबर में, 5 नंबर में भी जनसंख्या विस्फोट आता है। तो चलो जानते हैं, ये 5 नंबर में शायद आता है, तो चलो इसको पढ़ते हैं। किसी भी नंबर में आए तो चलो देखो। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 में आ चुका है। तो पूरे के पूरे चांसेस हैं कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आएगा तो हम लिखेंगे भाई, उसमें क्या है। ठीक है, तो देखो जनसंख्या विस्फोट, विस्फोट का मतलब क्या होता है? विस्फोट होगा, ब्लास्ट होगा तो क्या होगा, सब इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। मतलब विश्व की आबादी जो है ना 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 व्यक्तियों का जन्म होता है। 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन और एक दिन में 2 लाख व्यक्तियों का जन्म होता है। और 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, एक महीने में 60 लाख लोग, और 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। और लगभग 7 करोड़ व्यक्ति हर साल बढ़ रहे हैं, उनका जन्म हो रहा है। ठीक है, आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। और आबादी का इतने तेजी से बढ़ना, इतनी तेजी से वृद्धि जो हो रही है ना, इसी को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसी को जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है।
ये मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। मतलब मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कमी न आने के कारण ही जनसंख्या विस्फोट होता है। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब बहुत तेजी से जनसंख्या का बढ़ना, इसी को ही हम प्यार से जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। बस हो गया। इसके कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण क्या है? देखो, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में जो बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या होती है ना, उसी को ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना, ठीक है, कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है, इसके निम्न कारण है, कई कारण है जनसंख्या वृद्धि के। सबसे पहला, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। मतलब जनसंख्या के बढ़ने का सबसे मेन जो कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई। भैया किसी की भी थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है ना, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं और हर गली में आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। मतलब मृत्यु दर में सीधा सीधा कमी आई है। पैदा तो रोज हो रहे हैं भैया, हर सेकंड 2 लोग, ठीक है, हर घंटे 2 लाख व्यक्ति, ठीक है, वो सॉरी, प्रतिदिन 2 लाख व्यक्ति, लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है, इसीलिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है मेरे भाई। दूसरा, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना। और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनन योग्य जो व्यक्ति है, रिप्रोडक्शन करने के लिए व्यक्तियों की भी जनसंख्या बढ़ेगी, लाइन में लगे रहेंगे भाई, ठीक है, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। बस हो गया। तीसरा देखो, तीसरा कारण क्या है इसको भी समझ लो। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। मतलब अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार हुआ है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। चौथा, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान ना होना। मतलब शिक्षित ना होने के कारण लोग जो है परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान नहीं होता उनको, और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से ना अपनाया जाना, और वो परिवार नियोजन को पूर्ण रूप से नहीं अपनाते, ये भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि का। मतलब लोग शिक्षित नहीं है, बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं, वो जो है परिवार नियोजन को नहीं जानते हैं। बच्चे पैदा हो रहे हैं, होने दो होने दो। कुछ लोग तो सोचते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी, बच्चों को भी बिजनेस बना लिया। ये गलत है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जितने बच्चे होंगे उन सबका खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा। कौन कमाता है, कौन नहीं कमा पाता है, निठल्ले तो बहुत घूम रहे हैं, तो क्या होगा नहीं कमा पाया तो। पांचवा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना। मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण जो खाद्यान्न है उनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। छठवां, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। मतलब पहले क्या होता था, महामारी आ गई भैया, 1 लाख 2 लाख व्यक्तियों को मार डाली, काम खत्म। लेकिन अब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण हुआ है, उसका इलाज हो जाता है, तो कैसे मृत्यु होगी। छठवां, सातवां, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। मतलब निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश गरीब लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसा मानते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे, जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे, वो उतना ही काम करेंगे, उतना ज्यादा पैसे कमाएंगे, और हम पैसों के पेड़ पे, पैसों के बेड पर सोएंगे। ऐसा सोचते हैं और बच्चों की लाइन लगा देते हैं। भैया होने दो, 2 हो गए, 3 हो गए, चौका मार दिया, छक्का मार दिया, दर्जन पूरा कर दिया। ये सब गलत है। आठवां, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। और क्या होता है, किसी किसी को संतान उत्पन्न होती है, लड़की पैदा हुई, फिर दूसरी बार फिर लड़की पैदा हुई, फिर थर्ड टाइम भी लड़की हुई, तो वो सोचते हैं अब लड़की, जब तक लड़का नहीं होगा तब तक हम ऐसे पैदा करते रहेंगे, और ऐसे ऐसे करते 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 7-8 बच्चियां हो जाती, तब जाकर एक लड़का पैदा होता है। किसी किसी को वो भी नहीं होता है। तो ये बहुत लोग सोचते हैं भैया, मतलब लड़की हो रही है तो लड़के के चक्कर में जनसंख्या और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। तीसरा क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। आप सभी को पता है मेंडल जी ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था।
लेकिन आखिर उन्होंने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों को चुना? किन्हीं 4 लक्षणों को आपको लिखना है, तो मैं बता देता हूं। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। मतलब मेंडल जी ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था। उदाहरण देखो, ध्यान से देखो। फर्स्ट है पुष्पों का रंग। जैसे जो मटर का पौधा होता है उसके पुष्प का रंग सबसे पहला उन्होंने लक्षण लिया। तो पुष्प का रंग बैगनी उन्होंने लिया, जो कि प्रभावी होता है। आप लोग देखेंगे मटर के पौधे के पुष्प को, तो कोई बैगनी होता है, कहीं सफेद भी मिलता है। तो बैगनी को उन्होंने प्रभावी माना, सफेद को अप्रभावी माना। ठीक है, ये पहला लक्षण हो गया। दूसरा, बीज का रंग। बीज हरा प्रभावी हो गया, पीला अप्रभावी हो गया। मटर का पौधा देखेंगे, मटर का बीज देखेंगे तो हरे बीज रहते हैं, सब्जियां खाते हैं हम लोग, तो उसको प्रभावी उन्होंने माना। और जो पीला वाला होता है भैया, उसको अप्रभावी उन्होंने माना। ठीक है। तीसरा, पौधे की लंबाई। लंबाई मतलब लंबा, ये प्रभावी हो गया, तथा बौना जो है अप्रभावी हो गया। मतलब लंबा पौधा जो हुआ उसको उन्होंने प्रभावी माना, और जो बौना हुआ उसको उन्होंने अप्रभावी माना। ठीक है, ये ध्यान रखना। चौथा, बीज का आकार। बीज का आकार जो है गोल जो है वो प्रभावी है, एवं झुर्रीदार जो है अप्रभावी हुआ। मतलब बीज का आकार जो है गोल वाला जो है वो प्रभावी हो गया, और झुर्रीदार जो है वो अप्रभावी माना गया। तो 4 लक्षण तो मैंने बता दिया। बाय द वे इन्होंने 7 लक्षण लिया था। अब किन्हीं 4 लक्षणों को हमें लिखना था, ये देखो, तो हमने 4 आपको बता दिया। क्वेश्चन काफी खास है, मतलब खासम खास है, जिसको बहुत ज्यादा वाला स्पेशल बोलते हैं। तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना। एक क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन हमने लिया, ये 2 नंबर में अक्सर आता है। चौथा क्वेश्चन, आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। मतलब आनुवांशिक रोग होते क्या है? आनुवांशिक रोग अभी नाम से स्पष्ट हो जाएगा। मतलब जो हमें अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं वही तो आनुवांशिक रोग होंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो आनुवांशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखे। 2015, 19, 23 में आ चुका है। तो आनुवांशिक रोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे। 2 नंबर में अक्सर आता है, ध्यान से समझना। वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। मतलब ऐसे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवांशिक रूप से मिलते हैं, मतलब जेनेटिकली उनके ट्रांसफर होते हैं, ऐसे रोगों को हम आनुवांशिक रोग कहते हैं। उदाहरण देखो, वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता, इसमें लाल हरे में डिफरेंस नहीं कर पाता। वर्णांधता जिसको हो जाता है ना, कलर ब्लाइंडनेस, नाम से स्पष्ट है, कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कलर में वो डिफरेंस करने में चूक जाते हैं। मतलब लाल और हरा 2 कलर हैं, तो वो लाल कलर को हरा देखेंगे, हरा को लाल देखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उनको बना दिया जाएगा तो हरे सिग्नल को उन्हें रेड दिखाई देगा, और रेड को हरा देख लिए, मतलब सिग्नल रेड जल रहा है, वो हरा देख के भैया गाड़ी लेके चले गए डायरेक्ट, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। हीमोफीलिया भी है। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग भी कहते हैं। मतलब इसमें कहीं कट जाए, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग। अगर कहीं कट जाता है भैया तो लगातार खून बहता रहता है। तो ये कितना घातक हो सकता है, आप सभी को पता चल ही चुका होगा। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है ये आनुवांशिक रोग है। मतलब अगर किसी के माता पिता को ये रोग है, बाय द वे ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर है तो उनकी संतानों में भी वो हो जाएगा। और अगर उनको हो गया तो उसी को आनुवांशिक रोग बोलेंगे, क्योंकि ये आनुवांशिक रूप से मिले हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर जो हमने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन तो मिस मत करना भैया, 3 नंबर में हमेशा आता है। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। ये वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मिस नहीं करने वाला क्वेश्चन। तो डाउन सिंड्रोम, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015, 17, 18, 19, 20, 22, 23 में आ चुका है। देखो क्या है, बहुत ध्यान से समझना। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। मतलब डाउन सिंड्रोम को एक अंग्रेज चिकित्सक जिनका नाम है जॉन लैंगडन डाउन, देखो इनके नाम में डाउन है इसीलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ा, इन्होंने सन 1862 में खोजा था। यह रोग गुणसूत्रों की में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मतलब डाउन सिंड्रोम जो है ना, ये गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता होने के कारण होता है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या, जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जोड़ी में अगर देखें तो 23 जोड़ी। ठीक है,
अब डाउन सिंड्रोम का मतलब गुणसूत्र में अनियमितता हो जाएगी, 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाएगा। अभी देखना परिवर्तनों से होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। कभी कभी हमारे अंदर जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, 23 जोड़ी, 23 पेयर्स, इस 46 की जगह पर हमारे अंदर गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। जैसे हमारे अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जो हमारा 21वां जोड़ा है ना, 21वां जोड़ा, ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 गुणसूत्र होने चाहिए, 2 के जगह पर 3 हो जाता है, मतलब एक बढ़ जाता है। ठीक है, तो लिखा है देखो, यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं, मतलब डाउन सिंड्रोम को हम डाउन संलक्षण भी बोलते हैं। मान लो डाउन संलक्षण कह दिया गया कि डाउन संलक्षण क्या होता है, तो भी आप यही लिखोगे, मतलब इसमें 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाएगा, जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है उसमें एक बढ़ जाएगा, मतलब 2 के जगह पर 3 हो जाएगा, तो टोटल संख्या 47 हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। मतलब जो एक गुणसूत्र बढ़ गया 21वें जोड़े में, ये जो अतिरिक्त गुणसूत्र है ना, ये बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। बच्चों की बुद्धि का जो विकास है वो रुक जाता है। संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। मतलब जो ये एक गुणसूत्र बढ़ा है ना, मतलब 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र हुआ, ये प्रायः अंड कोशिका यानी कि एग सेल के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है। जो मादाओं में अंड कोशिका का निर्माण होता है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम आने से ये एक गुणसूत्र बढ़ सकता है और बच्चा जो है प्रॉब्लम में आ सकता है। 47 गुणसूत्र वाली ऐसी संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है। देखो डाउन सिंड्रोम के लक्षण मैं बता रहा हूं, इसके कारण तो समझ में आ चुके हैं कि 47 होता है भैया। कारण क्या है कि संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्राय अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी हो सकता है। ठीक है, जिसको डाउन सिंड्रोम हो गया उसका मस्तिष्क अविकसित होता है, सिर गोल होगा, होठ नीचे की ओर लटका रहता है, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, त्वचा खुरदरी होती है, आंखें तिरछी होगी, पलकें वलित होंगी और मुंह हर समय खुला रहता है। इतना सारा प्रॉब्लम रहता है, मतलब मस्तिष्क अविकसित रहेगा, मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहेगा दिमाग। ठीक है, माथा चौड़ा रहेगा भैया, मतलब लिमिट से ज्यादा चौड़ा, त्वचा खुरदुरी, आंखें तिरछी, पलकें वलित और मुंह हर समय खुला रहेगा भैया, मुंह हमेशा खुला रहता है। ये मंद बुद्धि होते हैं, मतलब इनके पास बुद्धि भी कम होती है भाई। जिनको डाउन सिंड्रोम हो गया, एक गुणसूत्र उनके अंदर बढ़ गया, तो बुद्धि तो कम होगी ही। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। और इतना ही नहीं भैया, मेन पॉइंट देखो, मतलब इनके जो जनन अंग हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, वो तो भैया एकदम सामान्य होंगे, जैसे नॉर्मल रहते हैं लोगों के, लेकिन पुरुष नपुंसक होंगे, बच्चे पैदा करने में ये सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है। आगे देखो, यही कारण है कि इस आनुवंशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, एक तो डाउन सिंड्रोम, दूसरा डाउन संलक्षण, तीसरा मंगोलिक बेवकूफी, चौथा मंगोलियन जड़ता। ये सब इसके नाम हैं, कई नाम हैं इसके। ठीक है, तो नाम में क्या रखा है, हमें तो टॉपिक पढ़ना है। तो डाउन सिंड्रोम हम हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने भैया थोड़ा सा काट पीट करके समझा दिया है। बस इतना समझो कि 46 की जगह पर 47 गुणसूत्र इसमें हो जाता है, 21वें जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके जिसके कारण 47 गुणसूत्र हो जाता है। ठीक है, बाकी सब मैंने बता दिया है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी अब हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया तो क्या पढ़ा भाई बायोलॉजी में। डीएनए तथा आरएनए में अंतर देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। कितना स्पेशल है मैं लफ्जों में कैसे बयां करूं भाई, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना खास है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डाउन से डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, इसको मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से, तो हम अपने हाथों से आपको बताएंगे। देखो डीएनए आरएनए दोनों को मैंने साइड साइड में रख दिया है, ऐसे समझ लो थोड़ा सा। ऐसे देखो, डीएनए फर्स्ट फर्स्ट क्या है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, मतलब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। ये तो आप सभी को पता ही है, मुझे बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है,
इतना तो समझ में आ चुका है, इसको मैं हटाता हूँ। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, क्योंकि नाम में ही स्पष्ट है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। आरएनए का नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज शर्करा। दूसरा, थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए में थाइमीन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, मतलब आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, मतलब डीएनए में थाइमीन पाया जाएगा और आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है, थाइमीन के जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तीसरा देखो, अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, मतलब डीएनए में जो अणु है वो दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। इसमें क्या होगा, अणु में केवल एक ही सूत्र होता है, आरएनए में केवल एक ही सूत्र होता है। चौथा रीजन देख लो भाई, देखते चलो, सबको देखते हैं, थोड़ा जगह कम हो तो आप ऐसे देख लेना। देखो, यह आनुवंशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है, मतलब डीएनए जो है ये आनुवंशिक पदार्थ होता है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रण करता है। ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। आरएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है और कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी पाया जाता है। फिर डीएनए में देखो, ये केवल केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, मतलब डीएनए जो है ये केवल केंद्रक में क्रोमैटिन सूत्रों में ही पाया जाता है, जबकि आरएनए ये केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य में, केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, मतलब डीएनए केवल केंद्रक के क्रोमैटिन सूत्रों में पाया जाएगा, आरएनए ये केंद्रक के केंद्रकीय द्रव्य में, केंद्रिक और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाएगा। एक रीजन और मैं बता दूं, 6 कर दूं, ठीक है, ताकि किसी भी नंबर में आप लिख दें। देखो, डीएनए द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है, मतलब डीएनए में रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है और ये अपने समान ही नए अणु को उत्पन्न कर देता है। डीएनए द्विगुणन के द्वारा अपने समान नए अणु को उत्पन्न करता है, जबकि आरएनए द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतरण से होता है, मतलब आरएनए का निर्माण जो है वो डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतरण से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर लास्ट। हमारा जो पांचों क्वेश्चन था, देखो इस लिस्ट में हम लोग देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन काफी स्पेशल था, मैंने बता दिया, सेकंड भी स्पेशल था, मैंने बता दिया, थर्ड भी मैंने बता दिया, फोर्थ भी मैंने बता दिया, फिफ्थ भी आपने देखा। ये सारे क्वेश्चन मतलब बहुत स्पेशल होते हैं। 6 नंबर डीएनए और आरएनए में अंतर, ये भी मैंने बता दिया। तो टॉप 6 क्वेश्चन दो थे हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिया। लेकिन ऐसे ही हमारा काफिला चलता जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। 3 मार्च बायोलॉजी को जाकर छाप देना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पूरे चैप्टर का बता दूं 2-3 दिनों में, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।